हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ के बारे में। चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग शुरू करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। यहाँ पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग भूमिका देखेंगे। भूमिका में समझेंगे कि ये वास्तविक संख्याएं क्या है। उसके बाद जो हम लोगों का दूसरा टॉपिक होगा, वहां पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोगों को मिलेगा 1.2 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। कथन है दो धनात्मक पूर्णांक, एक a है और दूसरा b है, दिए होने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान होते हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, यानी कि जहां हम लोग कह सकते हैं कि जो r का मान है वो 0 और b के बीच में होता है। जैसा कि आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे, इसे बचपन में पढ़े होंगे। क्या चीज? डिवाइड, यानी कि भाग पढ़े होंगे। भाग लगाते होंगे बचपन में, या फिर अभी भी लगाते होंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कर दिया जाता है a और ये हो जाएगा b, ऊपर हो जाएगा q और नीचे जो शेष बचता है उसको r कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, बीच वाले को भाज्य बोला जाता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल जो r है, r का मान हमेशा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। बराबर या बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो इसी तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कहते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान कितना होता है, तो 0 के बराबर भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है और b से छोटा होता है। इतनी बातें हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ में आई? जो ये फार्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी को नाम दे दिया जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ये पहली पॉइंट समझ में आई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सभी लोगों को क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। लिख भी लिए सब लोग? हो गया है कि नहीं? बताते चलें। बोलो, नहीं हुआ तो लिखो। ये बस लिख लो b इक्वल टू a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस पॉइंट को नोट कर लो, बस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोगों को मिलेगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ये आपको दे दिया गया है, तो आपको जब भी सवाल पूछेगा यहीं से पूछता है कि a इक्वल टू 67, b इक्वल टू 6। जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 11 जाएगा और r का मान कितना हो सकता था, तो r का मान हमेशा 6 से छोटा, r का मान 6 से छोटा 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी होता है। ये कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप लोगों की तरफ हमको देखने को लग रहा है कैमरा में कि हम कहीं और देख रहे हैं कोई नहीं। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोगों को मिलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हेडिंग डाल लीजिएगा, विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इंग्लिश में कहते हैं इसको। हो गया? चलिए यहां पर देखते हैं कि यह दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक, यानी कि जिसको एचसीएफ ज्ञात करने की तकनीक कह सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कहां किया जाता है, तो एचसीएफ ज्ञात करने में किया जाता है। किसका प्रयोग? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। जैसे
यहां पर आपको दे दिया है, चरण दिया है कि कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगा करके हम लोग एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। कुछ तरीके दिए गए हैं, स्टेप दिए गए हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। चरण 1 में क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ए और बी पर लागू करेंगे, जो कि अभी हम लोग देखे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यहां पर क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यहां यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ऊपर रख देंगे इस तरीके से पहला चरण में। अब उसके बाद दूसरा चरण में क्या करेंगे, आर इक्वल टू 0, यदि आर इक्वल टू 0 हो तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, बी है। एचसीएफ कितना होगा, बी। बी मतलब कि भाजक, बी मतलब कि भाजक, जो ये चिन्ह बनाए थे इस तरीके से, यहां पे बी है, यहां पे ए है, ये ऊपर वाला क्यू है, ये नीचे वाला आर है। इस देखिए ये जरूर एग्जाम में पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, 1 नंबर में दे या 2 नंबर में दे, जरूर देगा। तो पहला चरण में क्या करेंगे, ए का मान पता करेंगे और बी का मान पता करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे कि यदि आर का मान 0 देख लेते हैं, आर का मान कुछ इस तरीके से निकाल कर देख लेंगे कि क्या होगा। यदि 0 होता है तो उसमें कह देंगे एचसीएफ कितना होगा, बी होगा। और तीसरा चरण कहता है कि आर इक्वल टू यदि 0 ना हो, आर इक्वल टू 0 ना हो तो क्या होगा, तो वहां पे कहेंगे प्रमेयिका को बी और आर पर लागू करें, बी और आर पर लागू करें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक शेष शून्य ना हो जाए, इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक शेष शून्य ना हो जाए। एचसीएफ ज्ञात करते समय ऐसे क्यों होंगे, इस तरीके से करते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर नीचे करते हैं, यही है। इस प्रक्रिया को तब तक करें जब तक शेष शून्य न हो जाए। यही चरण 3 चरण हैं। कितने चरण, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के 3 चरण। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हम लोगों ने देखा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर का मान कितना हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, आर और बी से छोटा हो सकता है। इतनी चीजें हम लोग समझ पा रहे हैं। तो इन चरणों को न लिखते हुए आप यहां पर क्या करेंगे कि एग्जाम्पल एक लिख लेंगे। लिखिए फटाक देना का एग्जाम्पल, इसमें 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एक 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हो गया, चलिए इसमें देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे इसमें बड़ा कौन है, पहला चरण यही था, बी को और ए को पहचानेंगे। जो इसमें से बड़ा है उसको हम लोग कह देंगे कि बी है, और जो छोटा है उसको कह देंगे ए है। जो सबसे बड़ा रहेगा उसको ए कहेंगे, जो सबसे छोटा रहेगा बी कहेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं बड़ा क्या है, 225, तो इसको ए कर दिए, और सबसे छोटा जो है उसको क्या कर दिए, बी कर दिए। अब इस तरीके से हम लिख लिए 225 को क्या लिख सकते हैं, 135 गुणे 1 प्लस 90। आर का मान कितना आ गया, आर का मान 90 आ गया। इसलिए अब अभी एचसीएफ वो नहीं होगा बी के बराबर। अभी एचसीएफ जो होगा जब तक आर का मान शून्य ना आ जाए, तो यहां शून्य नहीं है, इस वजह से फिर से हम लोग इन 90 को क्या बना लेंगे, बी बनाएंगे। 90 को क्या कहेंगे, बी। तो अब इसको 135 को फिर से यहां लिखा गया और बी को 90 बना लिया गया, यानी कि 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, जो कि 45 भी अभी शून्य के बराबर नहीं है। इसी वजह से जो 45 है 45 को अब बी बना लेंगे, इस 90 को इधर आगे लिखेंगे और 45 को क्या कर देंगे, बी बनाएंगे। तो 45 गुणे 2 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। तो यहां देख रहे हैं आर का मान कितना हो गया, 0। जब आर का मान 0 हो गया, इस वजह से हम कहेंगे इसको कि जो एचसीएफ होगा कितना होगा, बी का मान कितना था, 45। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45। थोड़ा सा समझ में आया है,
आया? चलिए तो लिख लीजिए इसको, फटाक देना के लिए लिखते चलिए। हो गया? बी बना लेना है, जो भी शेष बचेगा उसको बी बनाना है। हाँ हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब कहेगा आपको क्वेश्चन यही देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और कहेगा एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो दोनों का अंतर समझ में आया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अंदर आता है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने में। एल्गोरिथ्म देख लीजिए, ए कैसे लिखेंगे, ऐसे सॉरी एल्गोरिथ्म के लिए ए लिखेंगे, ऊपर का मिटा देंगे तो यच बन जाएगा, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एल्गोरिथ्म लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे मिलेगा 1.4। पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा भूमिका, दूसरा पॉइंट हम लोग देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बराबर या 0 के से बड़ा और b से छोटा होता है। और वही बातें करें हम लोग तीसरी पॉइंट हम लोग क्या पढ़े? तो तीसरी पॉइंट में क्या था? तीसरी पॉइंट में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कहां करते हैं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग एचसीएफ ज्ञात करने में किया जाता है। इतनी बातें क्लियर है? चौथी टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो चौथी पॉइंट है वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसको हम लोग आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तब तक हम लोग पहला देखते हैं कि सवाल क्या आती है, इस पे कैसे बनती है, इन तीनों पे। चलिए आते हैं नीचे, तो हमें मिलेगा, ध्यान देंगे, आ जाओ। चलिए चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक। चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सबसे पहले पता करें कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या होती क्या है? तो कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना बात क्लियर है? चलिए अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या दो भागों में बटी है, एक पूर्णांक हो सकती है, दूसरा भिन्न हो सकती है। जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक का तीन भाग होता है, पहला धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है, तीसरा शून्य होता है। जो पूर्णांक है, पूर्णांक में तीन भाग होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखा जाए आगे क्या मिलता है हम लोगों को, तो आगे एक्सरसाइज पे चला जाए, क्या कहती है सवाल और हम लोग उसको किस प्रकार से हल करें। चलिए निकाल लीजिए, अपनी किताब भी खोल लीजिए आप लोग, 1.1 निकालिए। ये वाला भी है क्या? हाँ चलिए, यहाँ पे एक चीज की और आवश्यकता पड़ सकती है, उसको भी नोट कर लीजिए तो बेहतर होगा हमको जहां तक लगता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको भी नोट कर लीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये एक फार्मूला काम आएगा। इतने टॉपिक हम लोग 4 टॉपिक को कवर करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या होता है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, होगा तो लगाया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लगाया जाएगा।
सिंपल सी बात है। हो गया। चलिए प्रश्नावली अब देखते हैं। 1A इसमें पहली सवाल कह रही है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो एलसीएम सबको आता है, तो लिखेंगे 140। 140 को इस तरीके से जैसे बांटते हैं उसी तरह बांट लेंगे। 2 से कर लेंगे 70 बार में, 2 से कर लेंगे 35 बार में, 2 से कर लेंगे 3 से कर लेंगे 5 से करते हैं। 5 7 35 और 7 1 7। तो 140 बराबर लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7, सॉरी 5 गुणे 7। बातें समझ में आई? बस इसी तरीके से कर लेना है। तो पहली सवाल हो जाएगी इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर चलिए कोई नहीं, वो कर लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा इसी तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। पहली सवाल कर लीजिएगा, दूसरी सवाल पे चलते हैं। ये ध्यान रहे कि डेली का डेली हम लोग का टारगेट है कि 10 सवाल कंप्लीट कर लेनी है। दूसरी सवाल क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और दोनों संख्याओं का गुणा कर देना है। जैसे में इसको हल करते हैं, देखिए 26 है और 91 है। 26 और 91, तो हम लोग देखते हैं 13 के पारा में 26 भी आता है और 91 भी आता है। इस वजह से कह देंगे एचसीएफ कितना हो गया 13। लेकिन वही हम लोग एलसीएम के बारे में बात करें तो 91 दूनी के कितना हो जाएगा 182, उसका हो जाएगा एलसीएम 182। कैसी बाबू इस तरीके से कर लिए, इसका खंड किए 13 गुणे 2, इसका खंड किए 13 7 1। कोई बात नहीं, रुको पहले बता देते हैं। अभी ये कटेगा 182 13 से कि नहीं, 13 5, चलो कोई नहीं। इस तरीके से हम किए तो इस तरीके से करने पर 13 कॉमन हो गया, 13 कॉमन। अब इसमें कर लेंगे साधुनी के 14 गुणे 13 करेंगे, 14 गुणे 13 तो हो जाएगा इस तरीके से। तो अब जांच करेंगे, तो जांच करने पे क्या प्राप्त होता है उसको देखते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करते हैं। देखो इसका कितना आता है, तो 26 गुणे 91 कर लिया जाए। 26 गुणे 91, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक का तो 26 से कम 26, 9 6 का 54 और 9 दुना के 18, 18 5 23। इसको जोड़ेंगे तो 6 4 2 6 और 23 66, और इन दोनों का गुणा करें तो 13 दुना का कितना हो जाएगा 26 और 13 आठे 104 आदू 106 हासिल 10, 13 कम 13 10 23, दोनों बराबर आ गया। इस वजह से कहेंगे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा। यहां पर क्या किए हैं, एचसीएफ ऊपर है, एचसीएफ नीचे क्या था एलसीएम था। अब इन दोनों का गुणा कर दिए तो आगे कितना 2366, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किए तो कितना आया 2366, दोनों बराबर है तो बराबर कह देंगे। इसी तरीके से दूसरी सवाल का पूरा क्वेश्चन हल कर लेंगे। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर क्या कहती है, एक मिनट, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों को मिलेगा 13 नंबर सवाल, सॉरी 3 नंबर सवाल। 3 नंबर क्या कह रही है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम
ज्ञात कीजिए। उसी तरीके से कर लेंगे कि 12 का खंड कितना होगा। 12 का करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। उसी प्रकार से 15 का कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5। और उसी तरीके से 21 का कर लेंगे तो कितना होगा, 3 गुणे 7। अब यहां पर देख रहे हैं कि जो 3 मैच कर रहा है सब में, इसको कह देंगे एचसीएफ। और एलसीएम बराबर लिख लेंगे, एलसीएम बराबर जो मैच किया पहले उसको 3 गुणे, जो मैच नहीं किया 2 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका एलसीएम हो गया। और जो मैच कर गया वो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। बातें क्लियर हुई? अनुज कोई दिक्कत हो जाएगी? हो जाएगी तुझे? गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोगों को मिलेगा सवाल नंबर 4। जब जैसे ही हम लोग सवाल नंबर 4 पे आएंगे, हम लोगों को प्राप्त होता है क्वेश्चन कि एचसीएफ दे दिया इन दोनों का निकालने के लिए 9 है, एचसीएफ दे दिया 9 है, और इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। एलसीएम का मान निकालने के लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि 306 गुणा 657, 600 बटे क्या, ये एचसीएफ इधर गुणा में है, इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा 9। तो 9 से काट लेंगे, इस तरीके से निकल जाएगा, निकल जाएगा छोटू। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। तो आगे हम लोगों को मिलेगा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 पे जैसे ही बढ़ते हैं हम लोग, वैसे ही हम लोग को क्वेश्चन मिलता है एचसीएफ को इस तरीके से लिखा जाता है तो एक्स का मान बताइए। एचसीएफ को यदि इस तरीके से लिखा जाए तो एक्स का मान बताइए। तो अब देखिए इसका खंड करेंगे तो 15 15 में हो जाएगा, 15 गुणे 15। 60 का करेंगे तो कितना होगा, 15 गुणे 4। तो अब देखिए एचसीएफ कितना है, 15। एचसीएफ कितना, 15। तो 15 लाने के लिए ये बताइए कि 25, हम लोग 225 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 पचे 25, 5 दूना का 10 दू 12, 5 दूना के 10 1 11, 1125 में से हम लोग 10 का कितना का गुणा करके करें कि 15 आ जाए। 10 गुणे यक्स बराबर 15। तो ये देख रहे हैं इधर माइनस में है, प्लस में है, माइनस में, इसको उस पर भेज देंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यदि 15 हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा, -1100, -1110। अब बच के कितना गया, -10 यक्स बराबर इतना, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 111। बातें समझ आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पे चले, 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया कि एचसीएफ कितना है, 15। एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का यदि गुणा करेंगे तो ये आएगा, यक्स का मान कितना, 21, 21 गुणे 4 कर देंगे तो 84 आ जाएगा वाई का मान। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। 18 और 117 का एचसीएफ इतना के रूप में लिखा जा रहा है, तो यम का मान बताइए। फिर साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे कि 18, सॉरी कहां गया, 18 और 117 का एचसीएफ कितना होगा, पहले उसको ज्ञात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं 9 दूना के 9 गुणे 2 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा, 9 गुणे 13 हो जाएगा।
एचसीएफ कितना हो गया 9। तो इतना लिख लेंगे 18m माइनस 117 बराबर 9। अब हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे, 117 को प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे और 18 से भाग कर देंगे। ठीक है, हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन 9? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको जांच करना है। अब इसके लिए हम लोग बोर्ड पे ऊपर चला जाए तो थोड़ा बेहतर रहेगा। चलिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि जांच कीजिए कितना 6 के घाते n 0 पर समाप्त हो सकती है। किसके लिए? n प्राकृतिक संख्याओं के लिए। चलिए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। वो 9, चलिए बड़ाई कर ली, कोई बात नहीं। यहां पर हम लोग इसको नोट कर लीजिए। लिखिए, बोल रहे हैं, लिखिए। लिखेंगे हल डालकर, हल लिखेंगे। किसी भी संख्या को अंक 0 पर समाप्त होने के लिए, किसी भी संख्या को अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या, किसी भी संख्या को अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना आवश्यक है। 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है। नीचे लिख लेंगे, यहां संख्या है कितना है 6 के पावर n। लिख लेंगे, यहां संख्या है 6 के पावर n। अगला पॉइंट में लिख लेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड देखकर लिख लेंगे। छह के पावर n बराबर 2 गुणे 3 का होल पावर n बराबर 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n। हो गया। अब अगला हेडिंग लगा लेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखेंगे 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और
3 हैं, केवल 2 और 3 हैं। इनमें 5 नहीं है, इनमें 5 नहीं है। इसलिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसलिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार के अनुसार 6 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। समाप्त नहीं हो सकती। क्लियर है? बातें समझ में आई? 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5। इसमें 2 तो है लेकिन 3 है, 5 नहीं है। इस वजह से यह कितना पर? शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब चलते हम लोग सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 क्या कह रही है, इसको देखिए। व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये क्वेश्चन है। लिखना हो लिख लीजिए। हो गया? इसमें लिख लीजिए पहला भाग, भाग 1। भाग 1 में 13 यदि कॉमन ले लिया जाए तो कितना बचेगा? 7 गुणे 11 गुणे, सॉरी गुणे नहीं बचेगा, अब कितना? प्लस 1। यह आसान हो गया। दूसरे भाग को दूसरी तरफ लिख लेंगे, दूसरे भाग को दूसरी तरफ। यहां 5 जोड़ा गया है तो 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1, प्लस 1। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले वाले को हल करेंगे तो 13 गुणे 78, 11 सत्ते 77 है 78, लिख लेंगे 13 गुणे 78, 13 गुणे 78। और यहां पर लिख लेंगे 5 गुणे 1009, 1009 हो जाएगा। हाँ, भाग 1 भाग 2 करके कर लेंगे। चलिए तो यहां लिखेंगे, प्लस हट गया ना? नहीं बाबू, नहीं नहीं, ये अलग अलग ही है। तो देखिए यहां पर भाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्या कर रहा है? भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो लिखेंगे क्योंकि, लिखेंगे इस सवालिए को पूरा, इस सवाल को पूरा लिख लेंगे। इस सवाल को लिखो, इतना तथा और इतना अभाज्य गुणनखंड है। इतना और इतना भाज्य गुणन, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि, क्योंकि, हाँ लिख सकते हो, क्योंकि की जगह पे चूंकि लिख सकते हैं। क्योंकि इसके गुणनखंड 1 13 78 और 5 1 गुणे 5 गुणे 1009, इसके गुणनखंड लिख लीजिए 1 गुणे 13 गुणे 78 और
दूसरे के 5 गुणे 1 गुणे 5 गुणे 109 और अन्य भी हो सकते हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। हो गया। चलो, तो अब आपकी 10 सवाल आज का टारगेट पूरा हुआ। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।